हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV और आज इस वीडियो में हम रिवाइज़ करेंगे पमला को MCQ के थ्रू। एंड MCQ में बाकायदा हर एक MCQ का डिस्कशन होगा। MCQ के रिस्पेक्ट में जब हम MCQ पढ़ेंगे तो उसके साथ हम पर्टिकुलर प्रोविज़न के एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे, और जब हम पर्टिकुलर प्रोविज़न्स के एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे तो वो आपको ट्रिगर हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर नोट से, किस पर्टिकुलर सेक्शन से आके किस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बार ट्राई करिए, पेशेंस रखिए, एक बार ट्राई करिए, MCQ के थ्रू रिवाइज हो सकता है। क्योंकि पहले जो हमारा कन्वेंशनल तरीका यही है कि हम पहले पमला पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर MCQs करेंगे। ऐसे में बहुत हार्डली होता है कि इंसान MCQ को भी टच करे। तो इस बार हम MCQ को टच करते हुए सारे प्रोविजंस को रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि किस किस एरिया से जो है MCQ आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं MCQ के थ्रू हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट क्वेश्चन जो पर्सन एग्रीव्ड है बाय द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल फाइल कर सकता है अपील टू हाई कोर्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे कि यार अगर पर्सन एग्रीव्ड है बाय द क्वेश्चन ऑफ लॉ तो वह हाई कोर्ट को अपील कर सकता है। बट पमला के केस में ऐसा है कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर, तो अगर पर्सन एग्रीव्ड बाय द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर तो अपील कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में है, वो सेक्शन आप जाइए और सिंस जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो सेक्शन पर आप जाइए और आपको इधर दिख जाएगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे आप अपील कर सकते हो। फिर आती बात, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर विथहोल्डिंग द रिलीज ऑफ एनी रिकॉर्ड वेयर एन ऑर्डर रिलीजिंग द रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड बाय द कोर्ट अंडर द पमला। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि टाइम लिमिट फॉर विथहोल्डिंग द रिलीज ऑफ एनी रिकॉर्ड। हमको रिकॉर्ड विथहोल्डिंग द रिलीज, तो हमको कब तक, हम कितने टाइम पीरियड तक हम रिकॉर्ड को विथहोल्ड कर सकते हैं। तो ये बोला गया है कि जब हमने पमला पढ़ा होगा तो हमको ये दिखा होगा कि रिकॉर्ड का जो सीज करे, तो रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड सीज्ड और फ्रोजन अंडर 17 एंड 18। तो प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड को जो आपने सीज करे हैं, रिटेन करे हैं, प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड को आपने जो रिटेन करे हैं, जो प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड आपने सीज करे थे तो या आपने फ्रोजन करे हैं प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड को, तो ये पर्टिकुलर उन सब चीज़ों को कंफर्म करता है, वो सारे एक्टों को कंफर्म करता है। अब क्या बोला गया है कि व्हेन सच एन ऑर्डर इज़ मेड, जब ऐसा ऑर्डर करा जाता है, सच अटैचमेंट और रिटेंशन और फ्रीजिंग ऑफ द सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी, तो जो अटैचमेंट है, या तो अटैचमेंट या तो रिटेंशन और फ्रीजिंग ऑफ सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड शेल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड not exceeding 365 days or pendencing the proceedings relating to any offence under this act before a court or under any corresponding law of other country become before the competent court as the case may be। मतलब कि जब ये ऑर्डर कंफर्म हो गया और ऑर्डर कंफर्म हुआ, वो सच अटैचमेंट रिटेंशन और फ्रीजिंग, अटैचमेंट रिटेंशन और फ्रीजिंग ऑफ द सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड जब ये कंफर्म हो जाता है तो ये कंटिन्यू रहता है। तो जब ऑर्डर कंफर्म हो गया तो जो अटैचमेंट है, रिटेंशन है और फ्रीजिंग है, जो वो अटैचमेंट, रिटेंशन और फ्रीजिंग जो है वो कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर द पीरियड ऑफ 365 डेज। तो टाइम पीरियड फॉर विथ होल्डिंग द रिलीज ऑफ एनी रिकॉर्ड, तो इसमें हमको 365 डेज लिखना था। बट सिंस ये जो है पता चला कि इसमें ये क्वेश्चन पुराना है और ये अपडेशन नया आया हुआ है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 365 डेज है ये नई टाइम लिमिट है। तो हम क्या समझे हैं कि जब अटैचमेंट कंफर्म हो जाता है, तो जब अटैचमेंट कंफर्म हो जाता है, ठीक है, जब अटैचमेंट कंफर्म कर देती है ऑर्डर पास करके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, तो जब अटैचमेंट को कंफर्म करा प्लस जब रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड सीज्ड और फ्रोजन अंडर सेक्शन 17-18, तो कंफर्म क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट को कर रहे हैं और कंफर्म रिटेंशन और फ्रीजिंग को कर रहे हैं। तो जो आपने अटैचमेंट करा है प्रॉपर्टी का और रिटेंशन और फ्रीजिंग करी है प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड का, तो ये जो करा है आपने इसको कंटिन्यू रहता है। तो जो अटैचमेंट, रिटेंशन और फ्रीजिंग है ऑफ सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी, तो ये कंटिन्यू रहता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज। ये जो विथहोल्डिंग है ये 365 डेज इधर आनी चाहिए। ओके, अब 14,
विद इन हाउ मैनी आवर्स द पर्सन शैल बी प्रेजेंटेड टू द नियरेस्ट गैजेटेड ऑफिसर। तो हमको पता ही है कि कितने घंटे में, कितने आवर्स में जो है नियरेस्ट गैजेटेड ऑफिसर्स के पास ले जाया जाता है पर्सन को। तो हमको पता है कि 24 आवर्स में ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था कि 24 आवर्स में जो है नियरेस्ट गैजेटेड ऑफिसर्स को ले जाया जाता है। आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड। तो यही बता दी है। अब इधर जो है इसके पहले भी रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड था। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर विथहोल्डिंग द रिलीज ऑफ एनी रिकॉर्ड। ठीक है, ये है टाइम लिमिट फॉर विथहोल्डिंग द रिलीज ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अब इधर क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड वेयर एनी रिकॉर्ड हैज़ बीन सीज्ड अंडर 17 और 18। तो अगर रिकॉर्ड जो है वो सीज होते हैं अंडर सेक्शन 17 और 18, तो टाइम पीरियड क्या है रिटेंशन का, टाइम पीरियड है 180 डेज। टाइम पीरियड है 180 डेज। तो जब प्रॉपर्टी जो है, जब रिकॉर्ड्स जो है सीज होते हैं अंडर सेक्शन 17 और 18 और फ्रोजन अंडर सेक्शन 17(1)(a, तो जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड 180 डेज होता है। पर अब क्या करें, उसके बाद जो है अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो कंफर्म कर देता है, तो कंफर्म करने के बाद वो 180 डेज से फर्दर 365 डेज तक एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो 365 डेज तक एक्सटेंड हो जाता है। अब 90 डेज़ का कोई सीन ही नहीं है, मतलब पहले तो 180 डेज तक रहता है, फिर उसके बाद वो 365 डेज तक कंटिन्यू रहता है, और 365 डेज में 180 डेज इंक्लूड है। तो कंटिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने समझा है कि जो फ्रोज़न होता है वो 180 दिन के लिए होता है, फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको कंफर्म करती है, और कंफर्म करने के बाद जो है जो अटैचमेंट है, तो जो अटैचमेंट है या रिटेंशन और फ्रीजिंग, या तो अटैचमेंट है या तो रिटेंशन और फ्रीजिंग है, तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है या रिटेंशन और फ्रीजिंग है ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये कंटिन्यू रहता है, शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नॉट एक्सीडिंग 365 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के MCQs को समझना पड़ेगा। अब हु हैज़ द पावर टू डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्या बोला गया है कि किसके पास पावर है कि वो डेजिग्नेट करे वन और मोर कोर्ट ऑफ सेशन को एज स्पेशल कोर्ट। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो गया। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन कंसल्टेशन विद किसके साथ कंसल्टेशन करे। तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज होता है, और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब कंसल्टेशन करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ, तो उस केस में जो है पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन करता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ और डेजिग्नेट करता है वन या मोर सेशंस कोर्ट को एज स्पेशल कोर्ट। ठीक है, अब टू whom the appeal may be preferred where any reporting entity agreed by the order of the director। तो सिंपल सी बात है कि किसको अपील जाती है, जब रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीड होता है डायरेक्टर के ऑर्डर से। तो जब डायरेक्टर के ऑर्डर से रिपोर्टिंग एंटिटी एग्रीड हुआ तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके वो अपील करेगा। तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब टू whom the appeal may be preferred where any person agreed by any decision और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर पमला। तो क्या बोला है, टू whom अपील में बी प्रिफर्ड, किसको अपील करी जाएगी जब पर्सन एग्री बाय द डिसीजन ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट में चले जाओ 60 दिन के अंदर, विच में बी फर्दर एक्सटेंड टू मोर 60 डेज। अब एक और कि टू whom the application for retention of records of property when the authority seizing any record of property under PAMLA। क्या बोला है, टू whom the application for retention of record of property। आपने अटैचमेंट करा, अब आप एक कंप्लेंट फाइल करोगे, तो टू whom कंप्लेंट मतलब एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, टू whom the application for retention of record of property when the authority seizing any record of property under the PAMLA। तो अथॉरिटी है, मतलब अथॉरिटी मतलब इधर डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर ने सीज करा, डायरेक्टर ने अटैचमेंट करा प्रॉपर्टी को। अब वो एप्लीकेशन दे रहा है, एप्लीकेशन बोल दे रहा है, कंप्लेंट फाइल कर रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, बोल रहा है कि इस अटैचमेंट को जो है कंफर्म कीजिए। तो एक कंप्लेंट फाइल कर रहा है कि देखो हमारे पास एक मटेरियल इन पोजीशन था, कुछ मटेरियल इन पोजीशन था, उसके बेसिस पे मैंने अटैचमेंट करा है। कंप्लेंट दिया, ऑर्डर की कॉपी दी और अपना मटेरियल इन पोजीशन दिया, जिसके बेसिस पे उसने अटैचमेंट करा।
अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस बेसिस पे उससे इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने से पहले वो सिंपल सी बात है, इंक्वायरी करेगा मतलब शो कॉज नोटिस इशू करेगा। वो पूछेगा कि जो प्रॉपर्टी अटैच करी है, तो सबसे पहले पूछेगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम, अर्निंग, एसेट क्या है, और आपकी प्रॉपर्टी को क्यों ना मैं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे डिक्लेयर कर दूँ। तो आप मुझे एक्सप्लेन करो कि आपकी प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग जैसे डिक्लेयर क्यों ना करे जाए, तो वाई योर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस तरीके से जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है इंक्वायरी करता है, इंक्वायरी करने के बाद जो है ऑर्डर को कंफर्म करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा। फिर आती बात, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फर्दर पीरियड शेल बी अलाउड बाय द हाई कोर्ट टू फाइल एन अपील। तो सिंपल सी बात है, जब हाई कोर्ट की बात आती है तो मैक्सिमम फर्दर पीरियड 60 दिन होता है। तो मैक्सिमम फर्दर पीरियड मतलब कि 60 दिन, विच में बी फर्दर एक्सटेंड टू मोर 60 डेज। तो इस तरीके से ये इजी एमसीक्यू था। फिर हुज असिस्टेंस कैन बी टेकन बाय द पर्सन प्रेफरिंग एन अपील। तो क्या बोला गया है कि किसका असिस्टेंस ले सकते हैं, कैन बी टेकन बाय पर्सन प्रेफरिंग एन अपील। तो पर्सन जो है वो अपील कर रहा है, वो पर्सन अगर अपील कर रहा है तो मतलब वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर रहा हो या हाई कोर्ट में कर रहा हो, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में कर रहा हो या हाई कोर्ट में कर रहा हो, टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स अंडर द पमला। तो हुज असिस्टेंस कैन बी टेकन बाय द पर्सन प्रेफरिंग एन अपील। तो हुज असिस्टेंस कैन बी टेकन बाय द पर्सन, तो इधर क्या लिखा हुआ है, द पर्सन। तो उसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती है। तो किसका असिस्टेंस ले सकते हैं, पर्सन, जब वो अपील कर रहे हैं टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू अपॉइंटिंग प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स अंडर द पमला। तो इसमें बोला गया है कि अगर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, इधर ये बात कर रहे हैं कि हम किसकी मदद ले सकते हैं। तो जब पर्सन है तो पर्सन में दोनों पार्टी हो सकती है, डायरेक्टर भी होगा, एग्रीड पार्टी भी होगी। तो ऐसे केस में वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की भी मदद ले सकते हैं और गवर्नमेंट की भी मदद ले सकते हैं। तो वापस मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि हुज असिस्टेंस कैन बी टेकन बाय द पर्सन प्रेफरिंग एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और अपील क्या कर रहे हैं, टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स अंडर द पमला। तो उस केस में आप जो है असिस्टेंस वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का भी ले सकते हो और गवर्नमेंट का भी ले सकते हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर बात आती है, विद इन व्हाट पीरियड एन अपील कैन बी मेड बाय रिपोर्टिंग एंटिटी एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टर के ऑर्डर से एग्रीड हो, ट्रिब्यूनल में आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। अब डायरेक्टर के ऑर्डर से एग्रीड हो तो ट्रिब्यूनल को अपील करना पड़ेगा। तो अपील 45 दिन में आपको करनी पड़ेगी, बीच में भी फर्दर एक्सटेंड टू मोर 45 डेज। ठीक है, अब तो आपको हायरार्की समझ में आ गई कि जो पहले होते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऊपर होता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब विच कोर्ट शैल नॉट हैव jurisdiction टू एंटरटेन एनी suit और proceeding in respect of any matter which the director and adjudicating authority or the appellate tribunal is empowered by under the PAMLA। तो बोला ये गया है कि किस कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो सूट को एंटर करे, उस मैटर के सूट को एंटर करे जो मैटर डायरेक्टर के पास है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर, जो मैटर डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास है, तो उस मैटर के रिस्पेक्ट में सूट को एंटरटेन नहीं कर सकता। तो जब उस मैटर के रिस्पेक्ट में जो है वो सूट को एंटरटेन नहीं कर सकता, तो कौन सा कोर्ट है वो, तो वो कोर्ट है सिविल कोर्ट। तो जब वो पर्टिकुलर मैटर डायरेक्टर के पास जाता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है, तो डायरेक्टर के पास जाता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाता है वो पर्टिकुलर मैटर, तो पर्टिकुलर मैटर जो है उसके रिस्पेक्ट में जो सूट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर, सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर जो है सिविल कोर्ट नहीं आता है उस केस में। तो सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट हायरार्की बताओ। तो सिंपल सी बात है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट और हाई कोर्ट। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये ठीक है, ये हायरार्की इजी थी। तो व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अपील। तो टाइम फ्रेम क्या है फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अपील फाइल बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अगर अपील फाइल करी है तो सिंपल सी बात है कि हमको समझना पड़ेगा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करी है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करना है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू मोर 90 डेज। तो 3 महीने के अंदर, ओके 1 मिनट, ओके, व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अपील फाइल्ड बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल। इधर अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। लेट मी चेक द प्रोविजंस की, प्रोविजन में क्या दिया हुआ है। जितना मुझे कंसर्न था कि प्रोविजन में 3 महीने दिए हुए हैं, मैं इसको और कंफर्म करता हूँ। ओके,
वीडियो आया था NCLT और NCLAT का, तो उसमें ऐसा था कि वो पर्टिकुलर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ऐसा था कि आपको 3 महीने में आपको अपील को ओवर करना है, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज। इधर जो नॉर्मल हमारा केस है कि हर अपीलेट ट्रिब्यूनल को यही रहता है कि 6 महीने दिए जाते हैं, तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। तो ये हर अपीलेट ट्रिब्यूनल की कहानी है कि जो है 6 महीने में आपको एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल आपको जो है डिस्पोज करना है अपील को, और अपील को डिस्पोज करना है एज एक्सपीडिशियस एज पॉसिबल। जनरली ये जो रहता है 3 महीने, विच के में भी फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज, ये NCLT और NCLAT के केस में होता है, ठीक है। फिर अब क्या बोला है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज। क्या बोला गया है कि क्या टाइम पीरियड क्या है रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी का, जब प्रॉपर्टी सीज करते हैं अंडर सेक्शन 17 और 18 या फ्रोजन करते हैं अंडर सेक्शन 17(1)(a। तो क्या बोला गया है कि वही सिंपल सी पॉइंट है कि 180 डेज है, पर जब ये जो है सीज और फ्रोजन को अगर कंफर्म कर देती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो जो सीज और फ्रोजन है ये कंटिन्यू करता है फॉर द पीरियड ऑफ 365 डेज। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, और एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है कि वेयर एनी प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज अंडर सेक्शन 17 और 18, तो जब प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड जो है वो सीज होते हैं अंडर सेक्शन 17 या 18 या फ्रोजन होते हैं अंडर सेक्शन 17(1)(a, तो जो ऑफिसर है ऑथोराइज बाय द डायरेक्टर इन दिस बिहाफ, तो जो ऑफिसर है जो ऑथोराइज बाय द डायरेक्टर, तो डायरेक्टर ने कोई पर्टिकुलर ऑफिसर को ऑथोराइज करना होगा इस बिहाफ पे, और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजीशन एंड रीजन टू बिलीव कि सच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड। तो जो ऑफिसर है ऑथोराइज बाय द डायरेक्टर इन दिस बिहाफ ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन पोजीशन एंड रीजन टू बिलीव शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग दैट सच प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी रिटेन, वो प्रॉपर्टी को रिटेन करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन। ये प्रॉपर्टी को रिटेन इसलिए कर रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 8। तो सच प्रॉपर्टी में इफ सीज बी रिटेन और इफ फ्रोजन में कंटिन्यू। तो क्या लिखा हुआ है, सच प्रॉपर्टी में इफ सीज्ड बी रिटेन और इफ फ्रोजन may continue to remain frozen for a period not exceeding 180 days from the date on which such property was seized। मतलब सिंपल सी बात है कि such property is required to be retained for the purpose of adjudication। तो adjudication के पर्पस के लिए उसको रिटेन करा जाएगा for the period of 180 days। तो such property may if seized be retained और if frozen may continue। तो अगर seized है तो उसको रिटेन करा जाएगा, और फ्रोजन है तो उसको कंटिन्यू करा जाएगा, कंटिन्यू टू रिमेन फ्रोजन रहेगा फॉर द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डे ऑन विच सच प्रॉपर्टी वॉज सीजन और प्रॉपर्टी वॉज सीज्ड और फ्रोजन। तो सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टी सीज्ड और फ्रोजन जो होती है उसको ही हम अटैचमेंट बोलते हैं। तो 180 डेज तक ये जो है कंटिन्यू रहता है। अब ये जो सीज और अटैचमेंट जो कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन कर रहे हैं। अब जब ये एडजुडिकेशन इस अटैचमेंट को कंफर्म करता है उसके बाद ये जो है फर्दर कंटिन्यू हो जाता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर द पीरियड ऑफ 365 डेज। ओके, ठीक है। अब व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो वही बात आ गई कि रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर प्रॉपर्टी हैज़ बीन सीज्ड अंडर सेक्शन 17 और 18 और फ्रोजन अंडर सेक्शन 17(1)(a। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा है कि 180 दिन तक जो है प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, ठीक है। अब विद इन व्हाट पीरियड एनी पर्सन एग्री बाय द डिसीजन ऑफ और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोला क्या रखा है कि विद इन व्हाट पीरियड, कितने पीरियड में जो पर्सन एग्री बाय द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल है फाइल कर सकता है अपील हाई कोर्ट को। तो अगर पर्सन एग्री बाय द डिसीजन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल फाइल कर सकता है हाई कोर्ट को फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज। तो 60 डेज में जो है वो हमने पढ़ा है कि हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है। आ जाओ, विद इन व्हाट पीरियड एन अपील कैन बी मेड बाय डायरेक्टर एग्री बाय द ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर पमला। तो क्या बोला है, विद इन व्हाट पीरियड जो है अपील डायरेक्टर कर सकता है एग्रीड बाय द ऑर्डर मेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीड हो तो आप 45 दिन में जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कर दो, अपील कर दो। अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से एग्रीड हो तो आप 60 दिन में जो है हाई कोर्ट में आप अपील कर दो। अब हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड अंडर द पमला। तो किसको रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, तो अभी हमने देखा होगा, वो जब आप सेक्शंस पढ़ेंगे आपको सेक्शंस पढ़ के क्लियर हो जाएगा कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, देखो रिपोर्टिंग एंटिटी और डायरेक्टर का रिलेशन है इधर कि रिपोर्टिंग एंटिटी में कौन कौन होता है। रिपोर्टिंग एंटिटी में होता है बैंक। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन देखेंगे तो रिपोर्टिंग एंटिटी में
कि डेफिनेशन में कौन कौन कवर है। एक तो बैंक कवर है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर है और इंटरमीडियरीज कवर है। तो बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरीज और पर्सन जो कैरी कर रहे हैं डेजिग्नेटेड बिजनेस। तो 4 लोग रिपोर्टिंग एंटिटी में कवर है, बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और पर्सन जो कैरी डाउन कर रहे हैं डेजिग्नेटेड बिजनेस। ये 4 रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है। इनको इनके जो ऑथराइज क्लाइंट है, जो इनके क्लाइंट है, इनके रिस्पेक्ट में इनको रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं ऑफ द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड फिनेंशियल एक्टिविटी। तो डायरेक्टर ने बोल के रखा है कि तुमको ना ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में ना रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे और ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बाकायदा 5 साल तक होने चाहिए मेंटेन्ड। तो ये सब बातें इधर करी गई है कि किसको रिकॉर्ड्स रखने हैं। तो इधर रिपोर्टिंग एंटिटी की बात आ गई है, ठीक है। और इधर रिपोर्टिंग एंटिटी में सिर्फ 3 की बात करी है, जबकि चौथा पर्सन और आएगा कि जो पर्सन कैरी डाउन कर रहा है डेजिग्नेटेड बिजनेस, तो वो भी रिपोर्टिंग एंटिटी में आता है। अब आती है बात, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शैल बी टेकन बाय द डायरेक्टर इफ़ यू फाइंड दैट अ रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शैल बी टेकन बाय द डायरेक्टर इफ़ यू फाइंड दैट रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन। तो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शैल बी टेकन, डायरेक्टर कौन से एक्शन लेगा जब उसको पता चलेगा कि रिपोर्टिंग एंटिटी ने उनके ऑब्लिगेशन को कंप्लाई ही नहीं किया है। तो जब आप सेक्शंस पढ़ेंगे, आपको सेक्शन पढ़ के क्लियर होगा कि जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर इंक्वायरी करता है। तो डायरेक्टर और रिपोर्टिंग एंटिटी में ऐसा रिलेशन है कि डायरेक्टर को जब एप्लीकेशन मिलती है किसी अथॉरिटी से, ऑफिसर से या पर्सन से, या तो स्व मोटो जो है वो इंक्वायरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग एंटिटी। उनके डायरेक्टर और एम्प्लॉय से इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी इसलिए कर रहा है पूछने के लिए कि रिपोर्टिंग एंटिटी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जब इंक्वायरी के दौरान उसको लग रहा है कि रिपोर्टिंग एंटिटी अपने ऑब्लिगेशन को पूरी नहीं कर रही है, तो उस केस में जो है डायरेक्टर है 4 से 5 इंस्ट्रक्शंस देता है। वो 4 से 5 इंस्ट्रक्शन क्या है? वो 4 से 5 इंस्ट्रक्शन ये है कि वो इशू करता है वार्निंग इन राइटिंग। सबसे पहले तो वो वार्निंग करता है राइटिंग में, वो उसको डायरेक्ट करता है कि तुमको कंप्लाई करना पड़ेगा मेरे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो इशू करना वार्निंग, डायरेक्ट करना टू कंप्लाई द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, और डायरेक्ट करना कि रिपोर्ट भेजना है मुझे टाइम टू टाइम, और मॉनेटरी पेनल्टी लगा देगा। और जो मॉनेटरी पेनल्टी है वो मॉनेटरी पेनल्टी है 10,000 से लेकर 1 लाख तक की। तो इस तरीके से जो है डायरेक्टर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देता है। क्या करता है? वार्निंग देता है राइटिंग में, और डायरेक्शन देता है वार्निंग इन राइटिंग टू इशू। पहले तो वार्निंग इशू करता है और फिर इशू करता है वार्निंग इन राइटिंग, फिर डायरेक्ट करता है रिपोर्टिंग एंटिटी को। तो जब आप एक बार वार्निंग इशू हो गई, डायरेक्ट करता है रिपोर्टिंग एंटिटी को कि कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, कि देखो रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। फिर उसके बाद सेंडिंग रिपोर्ट टाइम टू टाइम, वो डायरेक्ट करता है रिपोर्टिंग एंटिटी को कि आपको रिपोर्ट भी सेंड करनी है टाइम टू टाइम, वो इम्पोज करेगा मॉनेटरी पेनल्टी जो 10,000 से लेकर बीच में भी फर्दर एक्सटेंड टू 1 लाख। अब इसके बाद द ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल डिस्चार्ज देयर फंक्शन अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ। तो क्या बोला गया है कि जो ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, वो अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, तो उसके ऑफिसर और एम्प्लॉय को भी अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। पर ये जो ऑफिसर और एम्प्लॉय है ये किसके जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं, किसके अंडर में वर्क करते हैं? अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पर चेयरपर्सन के अंडर में, चेयरपर्सन के सुपरिटेंडेंस में ये जो है वर्क करते हैं। तो हु इज़ रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द, अब एक और क्वेश्चन आता है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट अंडर द पमला। तो क्या बोल के रखा है कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर। क्या बोला है कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट अंडर द पमला। तो किसको ज़रूरत है कि बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करना एंड मेंटेन करना रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट जो एविडेंस करता है उसकी आइडेंटिटी को। तो सिंपल सी बात है, इधर रिपोर्टिंग एंटिटी की ही बात होगी, ठीक है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या करना पड़ता है? रिपोर्टिंग एंटिटी को डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट ये होता है डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू एविडेंसिंग द आइडेंटिटी। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से?
कि डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, आइडेंटिटी ऑफ बेनिफिशियल ओनर, अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो AIB करके हमने इसका निमोनिक बनाया था कि आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर, अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। अब हम पढ़ते हैं कि हु शैल प्रोवाइड ईच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या बोला है? हु शैल प्रोवाइड ईच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विथ सच ऑफिसर्स और एम्प्लॉय एज may थिंक फिट अंडर द पम्बला। तो कौन प्रोवाइड करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को? हु शैल प्रोवाइड। तो हमने पढ़ा है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है, ऑफिसर और एम्प्लॉय। अब अप टू व्हाट पीरियड द रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी शैल बी मेंटेन बाय देम। तो मेंटेन करना पड़ता है 5 साल तक, जो अभी हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग एंटिटी को 5 साल तक मेंटेन करने पड़ते हैं रिकॉर्ड्स को। ओके, अब हु हैज़ द पावर टू एग्जेम्प्ट एनी रिपोर्टिंग एंटिटी। किसके पास पावर है कि रिपोर्टिंग एंटिटी को एग्जेम्प्ट करे और क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी को एग्जेम्प्ट करे फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन। तो सिंपल सी बात है, इसमें डायरेक्टर हो सकता था आंसर, पर ये डायरेक्टर इसमें आंसर नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered टू एग्जेम्प्ट द रिपोर्टिंग एंटिटी, तो क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब हु आर रेफर्ड एज रिपोर्टिंग एंटिटी अंडर द पम्बला। तो सिंपल सी बात है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट, तीनों के तीनों ही हैं जो रिपोर्टिंग एंटिटी है। फिर आती है बात हु हैज़ द पावर टू मेक इंक्वायरी। कौन इंक्वायरी करता है रिपोर्टिंग एंटिटी पे? तो रिपोर्टिंग एंटिटी और डायरेक्टर का रिलेशन है, तो सिर्फ डायरेक्टर इंक्वायरी करता है, ठीक है। अब हु कैन द डायरेक्टर when can the director or any other officer shall have the power for search and seizure। तो कब डायरेक्टर या अदर ऑफिसर, अब ये जो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर या उसके अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर डिप्यूटी डायरेक्टर या उसके अबव होना चाहिए। ये क्या करते हैं? ये सीज करते हैं रिकॉर्ड्स को, प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड्स को, मतलब अटैच करते हैं प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड्स को। तो जब डायरेक्टर या उसके अबव के जो अथॉरिटीज़ है, जब उनको रीज़न टू बिलीव क्रिएट होता है, एंड रीज़न टू बिलीव कैसे क्रिएट होता है? बाय मटेरियल इन पोजेशन। तो उसके बाद उनके पास कुछ मटेरियल इन पोजेशन है, उस मटेरियल इन पोजेशन से रीज़न टू बिलीव क्रिएट हो रहा है कि पर्सन जो है पर्टिकुलर, वो इज़ इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, एंड सच प्रोसीड लाइकली टू बी कंसील्ड, डील्ड और ट्रांसफ़र। और इससे क्या होगा? विच रिजल्टिंग इन फ्रस्ट्रेटिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो उसके पास एक प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम है, वो शायद हो सकता है कि वो कंसील करे या डील करे या ट्रांसफ़र कर दे, और इससे क्या होगा? रिजल्टिंग टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो उस केस में जो डायरेक्टर है, वो रीजन्स को रिकॉर्ड करता है और अटैचमेंट करता है प्रॉपर्टीज़ का। तो यही चीज़ें इसमें बोल के ये रखा है कि व्हेन एनी पर्सन हैज़ कमिटेड एनी एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट मनी लॉन्ड्रिंग। तो जब डायरेक्टर को रीज़न टू बिलीव होता है कि जब पर्सन जिसने एक्ट कमिट करा है विच कॉन्स्टिट्यूट मनी लॉन्ड्रिंग, तो पर्सन इज़ इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है। और पर्सन इज़ इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और पर्सन हैज़ कमिटेड एनी एक्ट, एंड व्हेन एनी पर्सन इज़ इन पोजेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, तो पर्सन इज़ इन पोजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और व्हेन एनी पर्सन इज़ इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू क्राइम। तो पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू क्राइम। तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू क्राइम, ठीक है। पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ रिकॉर्ड, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, प्रॉपर्टी है और रिकॉर्ड्स है। देखो 3 चीज़ें बोली करके रखी है। तो क्या पढ़ा है हमने कि पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, या पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड्स, और पर्सन हैज़ कॉन्ट्रावेंट एनी एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट मनी लॉन्ड्रिंग। तो इस केस में जो भी हमने पढ़ा है कि ये सब चारों चीज़ें जब उसको लगती है, तो उस केस में वो सर्च एंड सीजर करता है। अब क्या बोल के रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पावर आर वेस्टेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देखो क्या बोल के रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर वेस्टेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कौन कौन से पावर को वेस्ट करा है? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कौन कौन से पावर को वेस्ट करा है? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन कौन से पावर को वेस्ट करती है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखो वो बाउंड नहीं है बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पर
वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के कुछ पावर्स है जो वेस्टेड है इनको। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट हैव द पावर्स एज वेस्टेड इन अ सिविल कोड। तो उनके पास कुछ पावर्स है जो वेस्टेड है इन अ सिविल कोड। तो जैसे सिविल कोड को वेस्टेड है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो वैसे ही कुछ पावर्स जो है इनको भी वेस्टेड है। अब पावर्स क्या है, सबसे पहले तो इसमें डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन है, ये एक पावर है। कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, तो सबसे पहले डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इशूइंग कमीशन, कंपेलिंग द प्रोडक्शन और रिकॉर्ड, रिसीविंग एविडेंस वाया एफिडेविट। तो ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी है ये हमने हर जगह पढ़ी है, जीएसटी में भी पढ़ा है, डीटी में भी पढ़ा है, इधर भी कितने सारे कोर्ट्स में हम ये पढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ें आती है और ये चारों चीज़ें इधर कवर है, ईजी है। अब द रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी शैल बी मेंटेन फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो जो रिकॉर्ड्स है, देखो 2 रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग एंटिटी को 2 तरीके के रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं। पहले तरीके का रिकॉर्ड ये होता है कि रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, और रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन जो रिपोर्टिंग एंटिटी जो क्लाइंट के साथ हो रहा है, और फिर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू ट्रांजेक्शन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन इन क्लॉज बी। तो ऐसा बोला गया है कि ट्रांजेक्शन जो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टर को, देखो रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन तो रखना है, पर जो ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू क्लॉज भी है, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन जो है डायरेक्टर को रिपोर्ट होते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन भी एडिशनल रखनी पड़ती है रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन इन क्लॉज भी। और ट्रांजेक्शन इन क्लॉज भी मीन्स वो ट्रांजेक्शन जो डायरेक्टर को रिपोर्ट होते हैं। तो जब ट्रांजेक्शन डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं, तो ट्रांजेक्शन को डायरेक्टर को हम जब रिपोर्ट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा कि रिकॉर्ड होना चाहिए सारे ट्रांजेक्शन्स का, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर करनी पड़ती है इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन, जिस ट्रांजेक्शन पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और सिंपल सी बात है, जिस ट्रांजेक्शन पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं डायरेक्टर को, तो उस ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पता होनी चाहिए और अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन पता होना चाहिए। अब एक और टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है जो मेंटेन करनी पड़ती है, जो हमने पढ़ा था AIB। तो AIB मतलब कि आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर, अकाउंट फाइल, बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो इसमें टाइम लिमिट अलग है। इसमें टाइम लिमिट ये है कि जब बिजनेस रिलेशनशिप एंड होता है क्लाइंट के साथ, या जब अकाउंट क्लोज होता है, विच एवर इज लेटर, उस लेटर पीरियड से 5 साल तक आपको मेंटेन करना है। ट्रांजेक्शन वाले केस में क्या है कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के 5 साल तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। पर दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में ऐसा है कि दूसरे केस में ये है कि उस केस में आपको जब आपका पर्टिकुलर जो है बिजनेस रिलेशनशिप ओवर होता है, या जब आपका अकाउंट क्लोज होता है, विच एवर इज लेटर, उस लेटर पीरियड से आपको 5 साल तक जो है मेंटेन करना पड़ जाता है। उस लेटर पीरियड से 5 साल तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ जाते हैं। अब पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और विच हैज़ यूज फॉर कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल स्टैंड कॉन्फिस्केटेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो ईजी है कि जो प्रॉपर्टी है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कि जब प्रॉपर्टी कोई सी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और विच हैज़ बीन यूज फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो कन्फिस्केशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ट्रायल अंडर द पमला कैन नॉट बी कंक्लूडेड। तो स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चलते हैं, और ट्रायल हमेशा जो ट्रायल स्टार्ट होता है तो वो कंक्लूड भी होता है। तो किस केस में कंक्लूड नहीं हो पाता है, वो उस केस में कंक्लूड नहीं होता है जब डेथ ऑफ द एक्यूज्ड, जब एक्यूज्ड मर गया हो, और द एक्यूज्ड बीइंग डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो जब एक्यूज्ड जो है डिक्लेयर्ड हो चुका है एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो उस केस में जो है जब एक्यूज्ड डिक्लेयर्ड हो गया है एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो उस केस में जो ट्रेल है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो वेयर द ट्रेल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंडक्ट बाय द रीजन ऑफ डेथ ऑफ द एक्यूज्ड और द एक्यूज्ड बीइंग डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और फॉर एनी अदर रीजन और हैविंग कमेंस्ड बट कुड नॉट बी कंक्लूडेड, स्पेशल कोर्ट शैल पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। तो उस केस में जो है ट्रेल जो है कंक्लूड नहीं हो पाता है। तो जब एक्यूज्ड है बीइंग डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब आती है बात हु मे बी अपॉइंटेड एज ऑफिसर टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड अंडर द पमला। इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सारे दिमाग बनाए थे ये, चलो हाँ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
हु मे बी अपॉइंटेड एज ऑफिसर, किसको हम अपॉइंट करते हैं एज ऑफिसर, तो किसको अपॉइंट करते हैं एज ऑफिसर टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कन्फिस्केटेड। जब प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड होती है तो कौन उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, तो जब प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड होती है तो जो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी रैंक या उसके अबव की रैंक है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो उसको मैनेज करती है प्रॉपर्टीज़ को। अब हु आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन, तो कौन कौन पर्सन है रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन? रिपोर्टिंग एंटिटी, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है, वो इंक्वायरी करता है, और एम्प्लॉयज़ ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ठीक है, रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ डायरेक्टर और एम्प्लॉय को भी जो है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी बोला है, तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, ये डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ जो डायरेक्टर है और जो एम्प्लॉय है उनको भी पर्टिकुलर कंप्लायंस करना पड़ता है प्रोविजंस का। तो ठीक है, ये इजी है। फिर जो पेनल्टी है, तो पेनल्टी ये ही है कि शैल बी इम्पोज बाय द डायरेक्टर, तो डायरेक्टर जो है वो पेनल्टी इम्पोज करता है, और जो पेनल्टी इम्पोज करता है जो हमने पहले ही पढ़ा था कि 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी वो इम्पोज करता है। और पेनल्टी तब इम्पोज करता है जब उसको पता चलता है इंक्वायरी के थ्रू कि वो ऑब्लिगेशन ही पूरी नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसको वार्निंग दी जाती है, उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है कि रिपोर्ट्स सेंड कर टाइम टू टाइम, और बाकायदा उस पर पेनल्टी भी जो है लगाई जाती है। Any person has committed an offence under section 3 of POMLA or in possession of proceeds of crime, assessing officer may serve a notice। तो क्या बोला है कि एनी पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिटेड करा है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द POMLA और इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और पोजेशन में ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो सबसे पहले जो है आप अटैचमेंट कर लेते हो उसकी प्रॉपर्टी का। ठीक है, अटैचमेंट करने के बाद कंप्लेंट होती है असेसिंग ऑफिसर को, फिर असेसिंग ऑफिसर शो कॉज नोटिस देता है। तो ये पर्टिकुलर चेन है। अब ये जो पर्टिकुलर चेन है, असेसिंग ऑफिसर शो कॉज नोटिस देता है तो 30 डेज़ का देता है, नॉट लेस देन 30 डेज़। ठीक है, और उससे पूछता है कि इंडिकेट करो सोर्स ऑफ हिज इनकम, इंक्वायरी से पूछता है कि हमने आपकी प्रॉपर्टी अटैच करी है, काइंडली आप सबसे पहले तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताओ, अर्निंग बताओ, एसेट का सोर्स बताओ, वो एसेट के बिल बताओ। ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी को हम क्यों नहीं माने कि प्रॉपर्टी अटैच्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें आप हमको बताओ। तो क्या लिखा है, सर्विस ऑफ नोटिस बाय एओ ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। तो जब कंप्लेंट रिसिप्ट होती है, कंप्लेंट कब रिसिप्ट होती है, अटैचमेंट के बाद। ठीक है, तो इफ़ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, तो जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रीज़न टू बिलीव होता है कि पर्सन हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 और इन पोजीशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो नोटिस सर्व करा जाता है नॉट लेस देन 30 डेज ऑन सच पर्सन, कॉलिंग अपॉन हिम टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ हिज इनकम, अर्निंग और असेट आउट ऑफ विच और बाय मीन्स ऑफ विच ही हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी सो अटैच। तो इनकम, अर्निंग और एसेट्स। अब हु शैल ऑर्डर टू रिलीज द प्रॉपर्टी, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ओके, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, हु शैल ऑर्डर टू रिलीज द प्रॉपर्टी व्हेन इट फाइंड दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ नॉट टेकन प्लेस। सी, उसमें लिखा है कि जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब अटैचमेंट ऑर्डर को कंफर्म कर देता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है। तो जब इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, मतलब ट्रायल स्टार्ट हो गया, और जब ट्रायल स्टार्ट हो गया तो स्पेशल कोर्ट उस मैटर को देखता है, और स्पेशल कोर्ट जो है कन्फिस्केशन ऑर्डर पास करता है। हाउएवर, हमको समझना पड़ेगा कि स्पेशल कोर्ट जो है रिलीज़ भी कर देता है अटैचमेंट, जब उसको लगता है कि जो अटैचमेंट है वो प्रॉपर्टी है इन अटैचमेंट नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि हु शेल ऑर्डर टू रिलीज द प्रॉपर्टी, कौन प्रॉपर्टी को रिलीज़ करता है, जब उसको पता चलता है कि जो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ नॉट टेकन प्लेस, और प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो जब प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है और जो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टेकन प्लेस ही नहीं हुआ है, तो उस केस में जो है रिलीज़ करता है स्पेशल कोर्ट।
तो वे आर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, तो हमने क्या है, क्या पढ़ना जरूरी है, ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है ना। कंफर्म करने के बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जब कंफर्म करती है अटैचमेंट को, सीजर को, रिटेंशन ऑफ को, जो फ्रोजन करे हैं एसेट्स को, तो जब इसके रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल स्पेशल कोर्ट फाइंड दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ नॉट टेकन प्लेस, उसको लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हुआ ही नहीं है या प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो वो प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देती है। अब हु शैल नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर, तो कौन बाउंड नहीं है बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सीसीपी, तो इसी की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो बाउंड नहीं होती। पर हाँ, उसको जैसे सिविल कोड के अंदर पावर्स देकर रखे हैं, वो पावर सेम वेस्टेड है टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो वो पावर्स अपन ने पढ़ लिए थे, पर बाउंड नहीं है। दे कैन रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। फिर बात आती है वेयर एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो क्या बोल के रखा है कि वेयर एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम द डायरेक्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोविजनली अटैच सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। देखो क्या बोल कर रखा है, वेयर अ पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो जो पर्सन है वो इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो जो डायरेक्टर है, जो डेप्यूटी डायरेक्टर या उसके अबव होना चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर या उसके अबव, तो वो राइटिंग में जो है अटैच करता है प्रॉपर्टी को, और 180 तक वो अटैच कर सकता है, ईजी है। जब उसको लग रहा है कि एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जब उसे लग रहा है कि एनी पर्सन जो है वो इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और जो है सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर लाइकली टू बी कंसील्ड, डील्ड और ट्रांसफर विच मे रिजल्ट टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीडिंग, तो वो ऑर्डर से जो है अटैचमेंट कर देता है, और रीज़न टू बिलीव जो क्रिएट हो रहा है उसको रीज़न टू बिलीव को वो राइटिंग में रिकॉर्ड करके ऑर्डर इशू करता है और अटैचमेंट करता है। अब पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग तो 3 साल से 7 साल, तो नॉट लेस देन 3 ईयर विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। अब हु शैल फिल दी वैकेंसी, क्या बोल कर रखा है, हु शैल फिल दी वैकेंसी ऑकर इन द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो हु शैल फिल दी वैकेंसी ऑकर इन द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो अपॉइंटमेंट भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो वैकेंसी को फिल भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बट हाँ समझना पड़ेगा कि जो उसके ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ है, वो ऑफिसर और एम्प्लॉय जो है वो डिस्चार्ज करके यहाँ फंक्शन अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ द चेयरपर्सन, ठीक है। अब हु शैल नॉट होल्ड ऑफिस एज अ मेंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर पमला, तो अभी हमने पढ़ा है कि हु शैल नॉट होल्ड ऑफिस, तो 65 साल की एज लिमिट है, 65 साल की एज लिमिट है कि 65 साल के ऊपर के पर्सन जो है होल्ड ऑफिस नहीं कर सकते। अब हु में ट्रांसफ़र अ मेंबर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फ्रॉम वन बेंच टू अनदर, क्या बोल रखा है, इंपॉर्टेंट है। हु में ट्रांसफ़र, मेंबर को कौन ट्रांसफ़र कर सकता है एक बेंच से अनदर बेंच, इसमें ट्रांसफ़र के जो राइट है वो राइट चेयरपर्सन को देखे गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, ठीक है। तो चेयरपर्सन में ट्रांसफ़र मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच, ठीक है। हु हैज़ द पावर टू रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, किसके पास पावर है कि वो चेयरपर्सन को रिमूव करे, तो किसके पास पावर है, ठीक है, तो किसके पास पावर है टू रिमूव द चेयरपर्सन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो रिमूवल की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। तो ठीक है, आपको होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा, एंड हम क्विकली ही इन सबको रिवाइज कर रहे हैं और आपको ऐसे में पमला ऑटोमेटिकली ही क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और आपने नोट्स तो बनाए होंगे तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, जिन्होंने नोट्स बना के रखे हैं ना, सिंपल सी बातें, उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, पमला क्विकली उनका रिवाइज हो जाएगा एमसीक्यू के थ्रू, ठीक है। अब हु शैल नॉट होल्ड ऑफिस एज चेयरपर्सन, तो वो जो हमने पढ़ा है कि अगर वो 65 साल की एज अटेंड कर लेता है उसके बाद जो है वो होल्ड ऑफिस नहीं कर सकता। हु शैल अपॉइंट एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो कौन अपॉइंट करता है, तो आरबीआई अपॉइंट नहीं करता है, आरबीआई की बात ही नहीं आती, सेबी की बात ही नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वैकेंसी को फिल करेगा, तो हु शैल फिल द वैकेंसी। पर हाँ, किसी मेंबर को एक बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र करना है तो वो चेयरपर्सन करेगा। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, तो हमने क्या पढ़ा है, 3 साल नहीं है 5 साल है, ठीक है। तो ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन 5 साल, जिसको रीअपॉइंट कर सकते हैं फॉर द फर्दर 5 ईयर्स, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स। अब
अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो क्या बोला गया है कि जो पर्सन है शैल नॉट बी क्वालिफाइड, वो क्वालिफाइड नहीं है मेंबर जैसे अपॉइंट होने के इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ लॉ अनलेस ही इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज। ये इंपॉर्टेंट है, हमको समझना पड़ेगा ये सेक्शन क्या बोल रहा है। ये सेक्शन ये बोल रहा है कि जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में चेयरपर्सन होते हैं, 2 मेंबर होते हैं। मेंबर हैविंग प्रूवन इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग, हैविंग प्रूवन इंटीग्रिटी एबिलिटी स्टैंडिंग, और वो क्वालिफाइड है इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो मेंबर जो है क्वालिफाइड है इन द फील्ड ऑफ लॉ, एंड साथ में हमको ये समझना पड़ेगा कि साथ में वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज। क्वालिफाइड पर्सन है, हाउवर अ पर्सन हाउवर नॉट बी क्वालिफाइड, वो पर्सन जो है वो क्वालिफाइड नहीं होगा टू अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ए इन द फील्ड ऑफ लॉ, इन द फील्ड ऑफ लॉ अनलेस ही इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज, और सेकेंड हैज़ बीन अ मेंबर of an Indian legal service and has a post of grade 1 in that service or in the field of finance, accountancy, administration unless he possesses such qualification as may be prescribed। ओके, हमको समझना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला है। अ पर्सन शेल हाउएवर नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर। तो पर्सन जो है क्वालिफाइड नहीं होगा तो अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ लॉ, जब तक वो जो है क्वालिफाइड नहीं हो फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, या वो मेंबर नहीं हो ऑफ इंडियन लीगल सर्विस एंड हेल्ड अ पोस्ट इन ग्रेड 1 ऑन दैट सर्विस। मतलब कि आपको जो है इन द फील्ड ऑफ लॉ, जो है इन द फील्ड ऑफ लॉ में कुछ क्वेश्चंस है कि वो एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ लॉ, पर इन द फील्ड ऑफ लॉ में जब आप एक्सपीरियंस हो तो आपके साथ में कुछ कंडीशन अटैच हो जाती है। कुछ कंडीशन ये है कि आपको या तो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, या तो आपको मेंबर होना चाहिए ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, या हेल्ड अ पोस्ट इन ग्रेड 1 इन दैट सर्विस। तो इन द फील्ड ऑफ लॉ, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज, क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज, सेकेंड मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस, या एंड साथ में हेल्ड अ पोस्ट इन ग्रेड 1 इन दैट सर्विस। तो इंडियन लीगल सर्विस में आप मेंबर हो और आपके पास ग्रेड 1 की पोस्ट है, तो जो लॉ है वो लॉ के पास जो है पर्टिकुलर कुछ कंडीशन अटैच है। इसमें कुछ कंडीशन अटैच नहीं है, इसमें कंडीशन अटैच है। तो पर्सन जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंटेंसी। पर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, अकाउंटेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो तो ठीक है, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, वो तो हमने पढ़ा। पर अगर इन द फील्ड ऑफ लॉ में उसका एक्सपीरियंस है तो उसको एक कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी कि वो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हो, या तो मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस हो, एंड मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस के साथ वो पोस्ट पे हो ऑफ ग्रेड 1 और अबव, ठीक है, तो उस पोस्ट पे हो पर्टिकुलर। तो इस तरीके से जो है हमने पर्टिकुलर इस चीज़ को समझा है। एंड राइट, अब विच इज़ द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज, अब इम्पॉर्टेंट आता है कि विच इज़ द फर्स्ट एंड इनिशियल स्टेज व्हेन द क्राइम मनी इज इंजेक्टेड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। कौन सी पहली स्टेज है जब क्राइम का पैसा इंजेक्ट होता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में? तो सिंपल सी बात है, पहली स्टेज होती है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में इंजेक्शन, प्लेस करना इनफॉर्मल पैसे को, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में इंसर्ट करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सिंगल प्रोसेस, हाउएवर साइकिल कैन बी ब्रोक डाउन इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो एक प्रोसेस है जिसकी वेरियस स्टेजेस है। सबसे पहले प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, इंटीग्रेशन है। प्लेसमेंट क्या है? ये एक पहली स्टेज है, इनिशियल स्टेज है कि जब क्राइम मनी जो है वो इंजेक्ट होता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। अब ऑथराइज पर्सन हिंदी पमला, अब जो ऑथराइज पर्सन है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑथराइज पर्सन की बात कर रहे हैं जो, तो ऑथराइज पर्सन की जो बात कर रहे हैं पमला में ऑथराइज पर्सन जो होते हैं
वो फेमा में जो देख रखे, फेमा में बहुत डिटेल में बात करी ऑथराइज पर्सन की, तो फेमा में जो ऑथराइज पर्सन है उसकी ही बात करके रखी है कि जो पर्टिकुलर वो पर्सन ही जो है ऑथराइज पर्सन है। अब अंडर विच स्टेज मनी इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम इज लेयर्ड, इधर इंजेक्टेड की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि किस स्टेज पे जो मनी इंजेक्ट करा हुआ है वो लेयर्ड होता है एंड मूव्ड और स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजेक्शन। तो इंजेक्ट करा है, अब लेयरिंग हो जाएगी या मूव हो जाएगा या स्प्रेड हो जाएगा, लेयर्ड एंड मूव्ड और स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट अकाउंट और डिफरेंट कंट्रीज, ताकि एक ओरिजिनलिटी ही हट जाए कि कहाँ से इंजेक्ट हुआ है। तो इंजेक्ट हुआ, अब लेयरिंग हो गई, मूव हो गया, स्प्रेड हो गया ओवर वेरियस ट्रांजेक्शन, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन में बढ़ गया, बहुत सारे अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से इंजेक्ट हुआ है, कौन सा पैसा है, तो उस केस में जो है उसको बोलते हैं लेयरिंग। तो लेयरिंग क्या होती है, एक सेकेंड स्टेज होती है जहाँ पे मनी इंजेक्ट होता है सिस्टम के अंदर, वो लेयर्ड होता है, लेयर्ड एंड मूव। तो लेयर्ड होता है और मूव हो जाता है या स्प्रेड हो जाता है ओवर वेरियस ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट अकाउंट एंड डिफरेंट कंट्रीज, दस इट विल बिकम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द ओरिजिन ऑफ मनी। वो ओरिजिन ही हटा दिया, बेस ही इरोजन हो गया उसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रिपोर्टिंग एंड इज नोन एज रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ठीक है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी, ये पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन सभी कवर है इसमें। अब क्या बोल के रखा है कि मूविंग कैश फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर और डिपॉजिट कैश इन सीरीज अकाउंट, इसको कैश स्मगलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आती है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, अब आओ डेफिनेशन के पर्टिकुलर चैप्टर डेफिनेशन वाले सेक्शन में। तो उसमें क्या बोला है, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। तो प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी इन्वॉल्व या प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, तो सारी डिस्क्रिप्शन की, ठीक है ना, वेदर कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सारी प्रॉपर्टी कवर्ड है इसमें। इनफैक्ट ये भी इंक्लूड है डीड और इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग टाइटल या इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। तो डीड और इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस करते हैं टाइटल या इंटरेस्ट इन ए प्रॉपर्टी, तो डीड और इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस करते हैं टाइटल और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, तो उस केस में वो डीड और इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस करते हैं टाइटल और इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी, तो पर्टिकुलर वो चीज़ें हैं, तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको भी प्रॉपर्टी में माना जाता है। तो प्रॉपर्टी इंक्लूड डीड और इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस करते हैं टाइटल या इंटरेस्ट इन अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उस केस में प्रॉपर्टी में क्या कवर है कि वेदर कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल एंड डीड और इंस्ट्रूमेंट। तो डीड और इंस्ट्रूमेंट है, तो डीड और इंस्ट्रूमेंट है एविडेंसिंग टाइटल और इंटरेस्ट। तो जो एविडेंस करता है टाइटल और इंटरेस्ट, तो जो एविडेंस करता है टाइटल और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, तो वो भी इधर कवर है। ठीक है, तो कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और जो डीड्स है, इंस्ट्रूमेंट है, एविडेंस करता है टाइटल और इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। ठीक है, बाइंग लैंड फॉर मनी एंड सेलिंग इट टू मेक प्रॉफिट्स इज कॉल्ड लॉन्ड्रिंग वाया रियल एस्टेट। तो बाइंग अ लैंड फॉर मनी मतलब वो मनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगा, एंड देन सेलिंग इट टू मेक प्रॉफिट लीगल। तो लैंड को बाय किया फिर उसको सेल कर दिया और प्रॉफिट कमाया, तो इसको बोलते हैं लॉन्ड्रिंग वाया रियल एस्टेट। तो बाइंग अ लैंड फॉर मनी एंड देन सेलिंग इट मेकिंग द प्रॉफिट्स लीगल। अब जो वैल्यू की बात आती है, देखो वैल्यू की बात एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में आती है। डेफिनेशन कौन सी है, बोला ये क्या है कि जब हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात करते हैं, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में क्या बोल के रखे हैं कि जो प्रॉपर्टी डिराइव्ड बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन ने प्रॉपर्टी डिराइव करी है बाय क्रिमिनल एक्टिविटी। तो क्रिमिनल एक्टिविटी से वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो रिजल्टिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस है, उस क्रिमिनल एक्टिविटी जो रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस है उससे कोई प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जो डिराइव करी है अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और अगर वो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी जो इंडिया में हो उसकी वैल्यू वो देखते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको बोलते हैं पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो डेट ऑफ एक्विजिशन की देखते हैं, बट हाँ हो सकता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन की डेट अवेलेबल नहीं हो, तो उसमें फिर डेट ऑफ पोजीशन की डेट देखते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि पर्सन है, तो इसमें क्या बोल के रखा है कि जो पर्सन है
जो उसने प्रॉपर्टी डिराइव करी है बाय क्रिमिनल एक्टिविटी। तो पर्सन ने प्रॉपर्टी को डिराइव करके रखा है, तो पर्सन ने प्रॉपर्टी को डिराइव करके रखा है, पर्सन ने प्रॉपर्टी को डिराइव करके रखा है बाय क्रिमिनल एक्टिविटी। तो पर्सन ने प्रॉपर्टी को डिराइव करके रखा है, तो जो पर्सन है उसने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिराइव करके रखा है एज द रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, और क्रिमिनल एक्टिविटी जो है रिजल्टिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो पर्सन ने प्रॉपर्टी को डिराइव करके रखा है फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी, और क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो उस केस में जो है वो प्रॉपर्टी डिराइव करी है, प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, और अगर आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो उस केस में जो है प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय एनी पर्सन, ठीक है। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है, अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मनी कैन बी लॉन्डर्ड एंड ह्यूज प्रॉफिट इज बीइंग मेड। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किस मेथड में मनी को लॉन्डर कर सकते हैं और ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या बोल के रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मनी कैन बी लॉन्डर्ड एंड ह्यूज प्रॉफिट कैन बी मेड। तो कैश स्मगलिंग से हो जाता है, स्ट्रक्चरिंग, लॉन्ड्रिंग वाला रियल एस्टेट, और स्टॉक मार्केट के स्कैम से जो है मनी लॉन्डर्ड किया जाता है। तो देयर आर मल्टीपल मेथड बाय विच मनी कैन बी लॉन्डर्ड। तो मनी कैन बी लॉन्डर्ड बाय मल्टीपल मेथड। तो मल्टीपल मेथड में कौन कौन से मेथड है? कैश स्मगलिंग, स्ट्रक्चरिंग, लॉन्ड्रिंग बाय रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट स्कैम, बाय क्रिएटिंग बोगस कंपनीज, ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्राइबरी एंड करप्शन, किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन। तो इस केस में जो है मनी कैन बी लॉन्डर्ड एंड ह्यूज प्रॉफिट इज बीइंग मेड। क्रिएशन ऑफ बोगस कंपनीज होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन होता है, स्टॉक मार्केट के स्कैम्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप कुछ तो भी रैंडम रिमोनिक बना के जो है पर्टिकुलर समझ सकते हैं कि कौन कौन से मल्टीपल मेथड है मामला में मनी लॉन्ड्रिंग के। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? बेनिफिशियल ओनर वो होता है जो हमने पढ़ा है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसका क्लाइंट की रिस्पेक्ट में ट्रांजैक्शन होता है। तो जो क्लाइंट होता है वो जुडिशियल ओनर होता है, बट ज़रूरी नहीं है जिस क्लाइंट के रिस्पेक्ट में ट्रांजैक्शन है वो क्लाइंट जो है वो ही एक्चुअल में बेनिफिशियरी हो सकता है बेनिफिशियरी कोई दूसरा हो। तो उस केस में क्योंकि वो क्लाइंट तो जुडिशियल ओनर होता है, तो बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? वो पर्सन जो ओन करता है या कंट्रोल करता है क्लाइंट ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो पर्सन जो ओन करता है या कंट्रोल करता है क्लाइंट ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी, तो पर्सन जो ओन करता है या कंट्रोल करता है क्लाइंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी को क्लाइंट को जो है ओन और कंट्रोल कर रहा है तो बेनिफिशियल ओनर है। या पर्सन जिसके बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो रहा है, या पर्सन जिसका अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल है ओवर जुरिडिकल पर्सन। तो तीन चीज़ें बेनिफिशियल ओनर में, तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तीन चीज़ें आती है कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि पर्सन जो ओन करता है और कंट्रोल करता है। तो पर्सन जो ओन करता है कंट्रोल करता है क्लाइंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो पर्सन जो ओन करता है कंट्रोल करता है क्लाइंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, या पर्सन जिसके बिहाफ पे जो है क्लाइंट ने काम करा है। पर्सन जो है वो ओन करता है कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पर्सन जो ओन करता है कंट्रोल करता है क्लाइंट को, या पर्सन जिसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पर्सन या जो ओन कंट्रोल करता है उस पर्टिकुलर क्लाइंट को, या पर्सन जिसके बिहाफ पे ऑन हुज बिहाफ ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है, और या वो पर्सन जो है जिसका अल्टीमेट या इफेक्टिव कंट्रोल है ओवर जुरिडिकल पर्सन। अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल है ओवर द जुरिडिकल पर्सन, तो जिसका अल्टीमेट या इफेक्टिव कंट्रोल है ओवर द जुरिडिकल पर्सन। तो वो जो तीन लोग हैं, ये तीन तरीके से जो है बेनिफिशियल ओनर क्रिएट होता है, ठीक है। तो ओन और कंट्रोल, या जिसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करा है, या अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल है। तो ओन और कंट्रोल, तो पर्सन जो ओन और कंट्रोल करता है क्लाइंट को, या जो है एक जिसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, या जो पोज करता है अल्टीमेटली इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो बेनिफिशियल ओनर हो गए, ठीक है। अब मूविंग कैश फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो मूविंग कैश फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर और डिपॉजिट द कैश इन स्विस अकाउंट। तो हमने पढ़ा कि उसको कैश स्मगलिंग बोलते हैं।
और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ पमला। तो कौन सी चीज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ पमला? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ पमला? तो सबसे पहले पमला का पर्पज़ है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। टू प्रोवाइड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो जो प्रॉपर्टी है जो डिराइव करी है मनी लॉन्ड्रिंग से या जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो दोनों को कन्फिस्केट करना। या तीसरा, टू प्रोवाइड द प्रोसेस बाय विच इलीगल फंड और एसेट आर कन्वर्टेड इनटू लेजिटिमेटेड फंड। तो टू प्रोवाइड दी प्रोसेस, तो मनी लॉन्ड्रिंग कभी प्रोसेस प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोवाइड नहीं करता है प्रोसेस कि किस तरीके से जो है इलीगल फंड जो है या असेट जो है वो कन्वर्ट होते हैं। उसको ये पता है कि एक प्रोसेस रहती है, पर्टिकुलरली एक सिंगल प्रोसेस होती है जिसमें प्लेसमेंट लेयरिंग और इंटीग्रेशन होता है। वो पर्टिकुलर प्रोसेस को स्पेसिफिकली हर एक प्रोसेस में जाके इंक्लूड नहीं करता है, वो स्पेसिफिकली हर एक प्रोसेस की बात नहीं करता है वो, ठीक है ना। तो ये बस एक वो कोई प्रोसेस प्रोवाइड नहीं करता है, बट इसको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस से होता है। प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन को 3 स्टेज में बांट के रखा है, ठीक है। और टू इंश्योरिंग ऑफ द कर्विंग ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द कमिटिंग शेड्यूल्ड ऑफेंस, to ensuring of the curbing of the tendency of committing scheduled offense, to ensure of the curbing of the tendency of committing scheduled offense। तो क्या करना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इंश्योर द कर्बिंग ऑफ द टेंडेंसी ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो शेड्यूल्ड ऑफेंस की टेंडेंसी को कम करना ही उसका जो है शेड्यूल्ड ऑफेंस की टेंडेंसी को कम करना, इंश्योर करना कि शेड्यूल्ड ऑफेंस की टेंडेंसी कम हो जाए। तो ये पमला का पर्पस है। तो पमला का पर्पस क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना सबसे पहले। दूसरा क्या है कि कन्फिस्केट करना प्रॉपर्टी को जो इन्वॉल्व है या डिराइव्ड है मनी लॉन्ड्रिंग में, प्रिवेंट करना मनी लॉन्ड्रिंग को या कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी करना, ठीक है। तो या तो वो तीसरा है टू इंश्योर करना कर्बिंग ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है। देखा है, फिर हमने जो पढ़ा है कि शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होते हैं। तो शेड्यूल्ड ऑफेंस में अगर हमने पढ़ा हो तो शेड्यूल्ड ऑफेंस में हमने ये देखा है कि जो ऑफेंस है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में दिए गए हैं। और इनफैक्ट पार्ट बी में शेड्यूल्ड ऑफेंस तभी होता है जब ऑफेंस मोर देन इक्वल टू 1 करोड़ हो। फिर बात आती है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन द पमला हैज़ द सेम मीनिंग, जो फेमा नहीं, फेमा ऑथराइज पर्सन के लिए था। सेबी में कुछ ऐसी एनबीएफसी की डेफिनेशन नहीं है, आरबीआई एक्ट में देखी गई है। तो सेक्शन 45I जो हम कारों में 16वां क्लॉज देखेंगे, तो सेक्शन 45I ऑफ आरबीआई एक्ट उसमें एनबीएफसी की डेफिनेशन है। एनबीएफसी की डेफिनेशन वही है पमला में जो आरबीआई के अंदर है। फिर हमने पढ़ा है कि ओके द पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि 4 लोग होते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी में, बैंकिंग, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी या पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस। तो पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, तो डेजिग्नेटेड बिजनेस में क्या है हमको ये समझना पड़ेगा कि डेजिग्नेटेड बिजनेस में क्या क्या कवर है। तो सबसे पहले डेजिग्नेटेड बिजनेस में क्या कवर है, अ पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ प्लेइंग ऑफ गेम ऑफ चांस, कैरिंग ऑन कर रहा है वो एक्टिविटीज़ है फॉर प्लेइंग गेम्स ऑफ चांस। तो एक्टिविटीज़ कैरी कर रहा है, एक्टिविटी फॉर प्लेइंग अ गेम ऑफ चांस। यह पर्सन है जो कैसीनो को रन कर रहा है, ठीक है। तो पर्सन इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद कैसीनो, तो पर्सन अगर इंक्लूड कर पर्सन जो है इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ है जो एसोसिएटेड है विद कैसीनो, तो एक वो है। और पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज़ फॉर प्लेइंग गेम ऑफ चांस, तो पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज़ फॉर प्लेइंग गेम ऑफ चांस, और मतलब वो पर्सन जो कैरी कर रहा है एक्टिविटीज़ फॉर प्लेइंग गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ चांस के रिस्पेक्ट में जो भी एक्टिविटीज़ है वो कैरी कर रहा है, या कैसीनो से एसोसिएटेड जो एक्टिविटीज़ है उसको कैरी कर रहा है, या रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और रियल इस्टेट एजेंट। तो ये जो 3-4 लोग हैं ये पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस में आ जाएंगे, क्योंकि रियल इस्टेट बिजनेस से भी बहुत मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कैसीनो के थ्रू भी बहुत मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो इनको दायरे में रख लिया है कि तुमको रिवॉर्ड्स रखने पड़ेंगे।
तो रियल एस्टेट एजेंट भी पमला में आ जाते हैं। अब प्लेसमेंट में पढ़ा है हमने लेयरिंग। लेयरिंग रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ इलिसिट प्रोसीड्स। तो मतलब क्या बोल के रखा है, लेयरिंग का मतलब होता है ये कि सेपरेशन, कि एक बार जो है इंसर्ट हो गया, इंजेक्ट हो गया फॉर्मल बैंकिंग चैनल में, उसके बाद लेयरिंग होगी, स्प्रेड हो जाएगा ओवर डिफरेंट अकाउंट। तो सेपरेशन, स्प्रेड होना ऑफ इलिसिट प्रोसीड्स, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, फ्रॉम देयर सोर्स, तो सोर्स से ही उसको इलिसिट सेपरेट कर देना। तो इलिसिट प्रोसीड्स है, उसका जो पर्टिकुलर सोर्स है उस सोर्स से ही उसको सेपरेट कर देना। बाय क्रिएटिंग, कैसे सेपरेट करना, बाय क्रिएटिंग लेयर्स, तो उसको बोलते हैं हम लेयरिंग। अब पर्सन हु इज़ नॉट अ पर्सन कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, अगर हम देखें तो पर्सन जो कैसीनो की एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है, पर्सन जो गेम ऑफ चांस की एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है, और पर्सन या गेम ऑफ चांस ऑफ कैश या काइंड हो, कोई सा भी गेम ऑफ चांस हो, उसकी एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है, या रियल एस्टेट एजेंट है एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इधर रियल एस्टेट एजेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। इट इज़ फॉर प्लेइंग गेम ऑफ कैश और गेम ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड। अब इधर जो बात करी थी वो रियल एस्टेट एजेंट एज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट है, जबकि इंपॉर्टेंट ये है कि रियल एस्टेट एजेंट एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस में आता है, वो फिर उसमें कवर होता है, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ में कवर होता है। क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स लेयर्स, ठीक है, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब अंडर विच स्टेज मनी एंटर्स इन अ फाइनेंशियल सिस्टम, वही बात कर रहे हैं। अब मनी एंटर्स के बेसिस से आप प्लेसमेंट मत बोल देना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना कि जो मैंने किया था कि जो मनी एंटर्स के बेसिस पे मैं प्लेसमेंट में एंटर हो गया। अब समझना, अंडर विच स्टेज मनी एंटर्स इन अ फाइनेंशियल सिस्टम इन सच अ वे दैट ओरिजिनल एसोसिएशन with the crime is sought to be obliterated so that the money can be used by the offender or person receiving as clean money। क्या बोला है कि किस स्टेज में जो मनी एंटर होता है फिनेंशियल सिस्टम में, इस वे में एंटर होता है कि जो ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम इज सॉट टू बी ऑब्लिटरेटेड। तो जो ओरिजिनल एसोसिएशन है विद क्राइम वो ख़त्म ही हो जाता है, फिर वो एंटर हो रहा है, मतलब एज अ क्लीन वो एंटर हो रहा है, सो दैट द मनी कैन बी यूज बाय द ऑफेंडर रिसीविंग एज क्लीन मनी। तो किस स्टेज में ऐसा होता है, तो एक इंटीग्रेशन एक स्टेज होती है, जो एक थर्ड और फाइनल स्टेज होती है जिसमें मनी एंटर होता है फाइनेंशियल सिस्टम में। अब बात ये आती है कि जो प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट में भी मनी एंटर होता है। तो सबसे पहले उधर एंटर की बात नहीं करते हैं, बोलते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट और इनिशियल स्टेज जब क्राइम मनी इज़ इंजेक्टेड इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो इधर बोला जाता है, तो जो प्लेसमेंट है उसमें बोलते हैं कि क्राइम मनी जो है वो इंजेक्टेड है, तो इसमें बोला जाता है स्पेसिफिक कि क्राइम मनी इंजेक्टेड हुआ है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। अब इधर क्या हुआ है, ये फाइनल स्टेज है जहाँ पे मनी एंटर, इधर क्राइम मनी नहीं है, तो नॉट अ क्राइम मनी injected here, तो not a crime money injected, तो not a crime money injected here, तो कोई क्राइम मनी इंजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, मनी इंजेक्ट हुआ है, ठीक है, मनी एंटर हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम में, और इस वे में एंटर हुआ है दैट ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम इज थॉट टू बी ऑब्लिटरेटेड, कि इस वे में एंटर हुआ है कि जो ओरिजिनली एसोसिएशन है विद द क्राइम वो सॉट टू बी ऑब्लिटरेटेड है। तो जो ओरिजिनली एसोसिएशन है विद द क्राइम वो सॉट टू बी ऑब्लिटरेटेड है। तो जो ओरिजिनली एसोसिएशन है क्राइम के साथ यूज कर सकता है एज क्लीन मनी। फिर पेमेंट सिस्टम है, तो पेमेंट सिस्टम में तो वही है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी और क्लाइंट के बीच में जिस सिस्टम से पेमेंट होता है वो पेमेंट सिस्टम होता है, और इस पेमेंट सिस्टम में इंक्लूड होते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन, तो ये सब चीज़ें भी इंक्लूडेड है, वो पेमेंट सिस्टम की डेफिनेशन से आपको दिख जाएगा। फिर बात आती है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी डिराइव या ऑब्टेन कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, तो जो प्रॉपर्टी हम डिराइव कर रहे हैं बाय पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी
ठीक है, रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, उससे जो प्रॉपर्टी डिराइव हो रही है, तो वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी अगर वो इंडिया में है और अगर वो इंडिया के बाहर है तो इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ सच इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी इन इंडिया, वो वैल्यू भी फेयर मार्केट वैल्यू है, तो उस केस में जो है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। किस स्टेज में जो है मनी लॉन्ड्रिंग ब्रोक डाउन है, तो एक सिंगल प्रोसेस है जो 3 स्टेजेस में ब्रोक डाउन है। फिर आती है बात, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्पेशल कोर्ट कैन डायरेक्ट द रिलीज ऑफ सच पर्सन। तो स्पेशल कोर्ट रिलीज कर देता है पर्सन को। सबसे पहले तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, पर कुछ सिचुएशन में रिलीज़ हो जाते हैं। तो किस सिचुएशन में रिलीज होते हैं, तो किस सिचुएशन में, जब वो पर्सन 16 साल का हो, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, वुमेन हो, सिक हो, इन्फर्म हो, तो इस केस में। अब जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो पनिशमेंट है, अब इधर है व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या आप इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो, तो आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या आप इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो, तो बीच में एक्सटेंड टू 50,000। तो उसमें जो पनिशमेंट है, अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो क्या बोला है कि जब आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो जब फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो पर्सन जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने से पर्सन जो है विलफुली अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो विलफुली अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, विलफुली अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे इट लीड टू कॉज अरेस्ट, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है विच लीड टू कॉज अरेस्ट और सच, तो उसमें फाइन है वो अप टू 50,000 है और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 साल है। फिर हमने जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को समझा। फिर उसके बाद फॉर व्हाट पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। पमला के प्रोविजंस को अगर हमें आउटसाइड इंडिया भी इन्फोर्स कराने हैं तो एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ता है, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पमला। काय के लिए? सबसे पहले तो एक कंडीशन तो यही है, फॉर इन्फोर्सिंग ऑफ द प्रोविजन, ठीक है। दूसरा क्या है? फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंस, तो प्रोविजन को इन्फोर्स करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, और फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस रिलेटेड टू ऑफेंस, ठीक है। तो ये 3-4 स्पेसिफिक चीज़ें हैं। ये 3-4 स्पेसिफिक चीज़ें क्या है, काय के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले इन्फोर्स, ताकि प्रोविजन इन्फोर्स हो जाए, इन प्रोविजंस पहले इन्फोर्स हो जाए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है जो एक्सचेंज हो जाए, तो बोला है फॉर इन्फोर्सिंग ऑफ प्रोविजंस, तो लिखा है फॉर इन्फोर्सिंग ऑफ प्रोविजंस, फॉर इन्फोर्सिंग ऑफ प्रोविजन। फिर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर इन्फोर्सिंग ऑफ प्रोविजन, तो क्या बोल के रखा है? फॉर इन्फोर्सिंग ऑफ प्रोविजंस फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए, और उसके बाद जो प्रोविजन इन्फोर्स हो जाए, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए, और फिर इन्वेस्टिगेशन हो ऑफ केसेस, ठीक है। तो सी पॉइंट क्या है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, तो रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इन्फोर्सिंग प्रोविजंस, ठीक है, इम्पोर्टिंग प्रोविजंस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, ठीक है। तो इन्फोर्सिंग प्रोविजंस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, ये जो 3 पर्टिकुलर चीज़ है, ये 3 पर्टिकुलर चीज़ जो है इस पर्टिकुलर तरीके से जो है हम ये पर्टिकुलर चीज़ों का कारण है, ये पर्टिकुलर ये जो कारण है कि जो हम एग्रीमेंट करते हैं एक गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट से। अब ऑफेंसेस अंडर पमला जो होते हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं। अब हु में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, तो एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही एंटर करेगी, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट से। काय के लिए एंटर करेगी? फॉर इन्फोर्सिंग ऑफ प्रोविजंस। तो इधर अपन ने निमोनिक बना लेते पाई करके कि फॉर इन्फोर्सिंग ऑफ प्रोविजंस, और फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, ठीक है, रिलेटिंग टू ऑफेंस अंडर दिस है। तो उस ऑफेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस अंडर दिस है, तो उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है।